हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र समान विज्ञान का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन टॉपिक पे कंप्लीट किए थे। आज दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग फिजिक्स में मतलब बुक के स्टार्टिंग से आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक टॉपिक जो था वो हाइड्रोकार्बन बुक के बीच से मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको, पूरा हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों। वो एक वीडियो आप लोग जाकर देखिए, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो है जिसमें कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आज का इस वीडियो में क्रम में सामान्य विज्ञान के क्रम में जो वीडियो नंबर है वो है वीडियो नंबर 2। घटना चक्र के बुक के एक एक क्वेश्चंस का से लिया गया है। घटना चक्र के बुक से घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अलग अलग अवेलेबल हैं वो भी सारे घटना चक्र के क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है मात्रक और इकाई। यह वीडियो जो है वो वीडियो का स्टार्टिंग है, मतलब साइंस का स्टार्टिंग टॉपिक है इकाई। तो थोड़ा आप लोगों को मे बी ईजी लग सकता है, लेकिन यहाँ गलतियाँ होने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका जो है वो रिविज़न अच्छे से हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि देखिए कौन कौन होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, और ये जो है वो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियाँ जो होती हैं उसके मात्रक जो होते हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, तथा इनमें से किसी एक को भी किसी अन्य मात्रक में बदलना अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि बल नहीं है, वेग नहीं है, कार्य नहीं है, विद्युत धारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट। देखिए शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा जो है वो संचारित होती है। शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम यानी कि कार्य अपॉन में समय। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वॉट होता है, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉट, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। न्यूटन को हम लोग क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। और बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण, यानी कि F बराबर ma, मास इंटू में एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर है, जिसको कि जूल भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा जूल जो है वो ऊर्जा का भी मात्रक है, एनर्जी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में। एक सामान्य मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम मीटर जो है वो मात्रक होता है। तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता, यानी कि रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। देखिए किसी पदार्थ की जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है, उस पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने की क्षमता का पता चलता है उससे। और इसकी इकाई क्या होता है? इसकी इकाई जो होता है वो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी।
प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक है, यानी इकाई है किसका, दूरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है या बराबर है। तो एक पार्सेक जो है वो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये एक्चुअली होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। ठीक है, देखिए एक पार्सेक की अगर बात कीजिएगा तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक पार्सेक के बराबर निकल कर आएगा 3.262 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सेक जो है वो मात्रक है। तो पार्सेक किस चीज़ का मात्रक है, पार्सेक की अगर बात करते हैं तो पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक है। और एक पार्सेक के बराबर होगा 3.262 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई जो 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो 0.39 से 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या होता है, 0.39 इंच होता है। ठीक है, 0.39 इंच होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यानी कि कह रहा है कि कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा, तो सेंटीमीटर को होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। और एक फिट बराबर कितना होता है, तो एक फिट बराबर होता है 0.305 मीटर। ठीक है, तो एक फिट बराबर कितना होगा, एक फिट के बराबर अगर देखिएगा तो हो जाएगा 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। और फिर इसको 6 फीट से, तो 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नैनोमीटर होता है। तो एक नैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो अगर इसको मीटर में देखिएगा तो 10⁻⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर की बात कीजिएगा तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नैनोमीटर जो है वो बराबर है। तो एक नैनोमीटर अभी हम लोगों ने देखा 10⁻⁻9 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है, चलिए आगे कह रहा है कि एम्पियर जो है वो मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। देखिए यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इसका मतलब यह है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होता है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो मेगावाट क्या होता है, जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो विद्युत उत्पादन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग बोलते हैं इतना मेगावाट का क्षमता वाला विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो विद्युत उत्पादित की जाती है उसको मेगावाट में नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10⁻6 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए त्वरण की बात कीजिएगा तो त्वरण किसके साथ मैच करेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मैच करेगा। बल की अगर बात कीजिएगा तो बल जो है वो न्यूटन के साथ मैच करेगा। कृत कार्य की अगर बात कीजिएगा तो कार्य जो है वो जूल के साथ मैच करेगा। और आवेग यानी कि इम्पल्स, तो इम्पल्स किसके साथ मैच करेगा, न्यूटन सेकंड के साथ मैच करेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कार्य का एसआई यूनिट जूल सुमेलित है, बल का न्यूटन सुमेलित है, द्रव्यमान का किलोग्राम सुमेलित है, दाब का डाइन ये गलत है, क्योंकि दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और अगर डाइन की बात कीजिएगा तो डाइन जो है वो सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का है, बल का भी है, दाब का है, विकृति का नहीं है। मतलब विकृति का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु की विमा में आए परिवर्तन को उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। और जहां अनुपात आ गया, सेम चीज का जब अनुपात है वो हो जाएगा, तो वहां मात्रक नहीं होगा, वो यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। वॉट की अगर बात करते हैं तो वॉट जो है वो शक्ति के साथ मैच करेगा, जिसको कि वॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड बोलते हैं। कह रहा है नॉट, नॉट किसके साथ मैच करेगा? ये समुद्री जहाज की गति के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन के साथ मैच करेगा, और कैलोरी जो है वो ऊष्मा के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, सही से इसको अरेंज करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। जूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जूल किसके साथ मैच करेगा? कार्य या ऊर्जा के साथ मैच करेगा। एम्पियर की बात कीजिएगा तो एम्पियर धारा के साथ मैच करेगा। उसी तरह से वॉट की बात कीजिएगा तो वॉट जो है वो सामर्थ्य के साथ मैच करेगा। वोल्ट की बात कीजिएगा तो विभवांतर के साथ, और कैलोरी की बात कीजिएगा तो ऊष्मा के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नॉट जहाज के चाल की माप, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये गलत है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। मतलब कि यह क्या है? दूरी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम जो है वो इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य की। आप पढ़े भी होंगे कि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट होते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट, मतलब अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। उच्च वेग की बात करते हैं तो उच्च वेग, देखिए जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़े होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या जो होता है वो किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। मतलब कि मैक जो है वो उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु एक प्रयुक्त किया जाता है। तो उच्च वेग मैच कर जाएगा मैक के साथ। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम के साथ, दाब जो है वो पास्कल के साथ, और ऊर्जा जो है वो जूल के साथ। मतलब सामने सामने ये चीज़ लिखा गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल जिस तरह से ऊर्जा से संबंधित है वैसे पास्कल किससे? दाब से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव या दाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोन जो है वो बराबर है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होगा? एक माइक्रोन बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होगा। और मिलीलीटर की बात कीजिएगा तो इसमें 10⁻⁻6 में 10⁻3 मिली से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो वो मिलीलीटर बन जाएगा। तो यानी 1 में 10⁻3 मिलीलीटर होगा, यानी 1 में 1000। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 में 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक माइक्रोन जो है वो लंबाई प्रदर्शित करता है। तो एक माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। देखिए माइक्रोन अभी हम लोगों ने देखा था 10⁻⁻6 मीटर बोल लीजिए या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर बोल लीजिए, दोनों बात बराबर ही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सुमेलित है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई 1 हॉर्स पावर बराबर अभी हम लोगों ने देखा था 746 वाट होता है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है, क्योंकि देखिए सेल्सियस ताप को मापने का एक मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ना कि सेल्सियस होता है। तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी भी है, वॉट नहीं है। वॉट जो है वो शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉट जो है वो शक्ति मापन के लिए प्रयुक्त होता है और 1 वॉट के बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड।
ऊष्मा की अगर बात कीजिएगा तो ऊष्मा एक प्रकार की एक ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। आगे कह रहा है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि सेंटीग्रेड की अगर बात कीजिएगा तो देखिए ऊष्मा का इकाई जो है वो सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि ये तापमान की इकाई है। क्लियर है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा जो है वो एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा जो है वो ऊष्मा कहलाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, क्योंकि दूरी को मापने का एसआई तक मीटर होता है और एक किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिकोग्राम जो है वो बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम, देखिए द्रव्यमान को मापने की कुछ लघु इकाइयाँ होती है, जैसे मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, ये सब मापने की उसकी लघु इकाई है। और एक पिकोग्राम के बराबर होगा 10⁻⁻12 ग्राम। वही अगर एक माइक्रोग्राम पूछ दे तब 10⁻⁻6 ग्राम, फेम्टोग्राम पूछ दे तो 10⁻⁻15 ग्राम, मिलीग्राम पूछ दे तो 10⁻⁻3 ग्राम, और नैनोग्राम पूछ दे तो 10⁻⁻9 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की इकाई है। देखिए दाब की इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है। दाब की बात कीजिएगा तो दाब क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पे जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर कहते हैं या फिर दाब कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर, यहाँ वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, बात बराबर ही है। आगे कह रहा है कि दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और वो क्या होता है? पास्कल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई है। और एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो बार होगा, और एक बार के बराबर होगा 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो समतुल्य है। तो वो एक बार के समतुल्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि यहाँ पे देखिए, बल वेग तो सदिश है, त्वरण भी सदिश है, दाब जो है वो अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। देखिए एक ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल जो है वो लगभग कितना होता है? ये एक्चुअली ऐसे अगर देखा जाए तो 158.9873 लीटर होता है, यानी कि 159 लीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बैरल में कितना यूएस गैलन होता है? तो एक बैरल में 42 यूएस गैलन होता है, और अगर यूके गैलन पूछ ले तो एक बैरल में 39.497 यूके गैलन होता है, और ये यूएस होता है। आगे कह रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपको माइक्रोन, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और फर्मी मीटर दिया है। माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर कितना होगा? 10⁻⁻9 मीटर। और फर्मी मीटर होगा 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे यहाँ छोटी पूछा है तो 10⁻⁻15 सबसे छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है आपको। क्यूसेक की अगर बात करते हैं तो क्यूसेक किसके साथ मैच करेगा? प्रवाह की दर के साथ मैच करेगा। वाइट जो है वो कंप्यूटर के साथ मैच करेगा। रिक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता के साथ मैच करेगा। और बार जो है वो दाब के साथ मैच करेगा। और एक बार बराबर कितना? 10⁵ पास्कल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूसेक में मापा जाता है। तो देखिए क्यूसेक एक्चुअली जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी कि क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो वो है डॉप्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। और एक डॉप्सन इकाई जो होती है वो 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग अभी हम लोगों ने देखा ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मापक यंत्र एवं पैमाने। इससे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है वो 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सोनार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो 9 संचालकों के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की परासर्ग तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था इसमें होता क्या था कि परासर्ग तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परासर्ग तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु का वेग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति जो है वो एनीमोमीटर से नापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। वहीं अगर बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर की बात कीजिएगा तो हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व या फिर किसी भी द्रव के घनत्व का मापन किया जाता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। एनीमोमीटर वायु के चाल सुमेलित है, अमीटर विद्युत धारा सुमेलित है, पायरोमीटर उच्च ताप सुमेलित है, टैक्योमीटर जो है वो दाबांतर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि टैक्योमीटर जो होता है वो एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरोमीटर जो है वो किसके नियम पर आधारित है? तो यह तापमापी जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो है वो इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होगी। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं जो हैं वो ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग जो है वो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो यह किया जाता है पायरोमीटर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर को क्या कहा जाता है? विकिरण तापमापी को कहा जाता है, मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वो क्या है? तो वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः जो है वो गतिशील वस्तुओं तथा उनके सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जिन तक पहुंचना या फिर उन्हें स्पर्श करना जो है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोलर रेडिएशन मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब मापा जाता है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो यह धारा के साथ मैच करेगा। हाइग्रोमीटर की बात कीजिएगा तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, तो यह जो है वो सापेक्ष आर्द्रता के साथ मैच करेगा। स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है, तो यह जो है वो भार से मैच करेगा। और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, तो यह जो है वो दाब के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑटियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, यह बिल्कुल सही है। ऑन्टोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ये गलत है। नहीं, ये ऑडियोमीटर लिखा हुआ, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ये बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये गलत है, क्योंकि एमीटर जो है वो विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है, विद्युत शक्ति के मापन के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना जो है वो तूफानी मौसम का संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व या फिर दूध की शुद्धता का जो मापन है वो लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। एक और डिवाइस याद रखिएगा, ब्यूटरोमीटर। इससे एक्चुअली होता क्या है कि इससे दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो इससे दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो इससे द्रव का घनत्व। और पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो इससे विभवांतर का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो बोला जाता है हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव के घनत्व नापने के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। और यूडियोमीटर की बात कीजिएगा तो यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो कि किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए लाया जाता है हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। आगे कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो वातावरणीय आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो हाइग्रोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर। वहीं थर्मोस्टेट की बात करते हैं तो थर्मोस्टेट जो होता है वो किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। और अगर पायरोमीटर की बात करते हैं तो पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है, और हिप्सोमीटर जो है वो ऊंचाई मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रता जो है वो किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। थर्मोसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही बिल्कुल सही है। थर्मोरेसिस्टर जो है वो एक उपकरण होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण जो है वो तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। स्टेथोस्कोप की बात कीजिएगा तो ये प्रकाश की अच्छा मैच करने के लिए कह रहा है। तो स्टेथोस्कोप किसके साथ मैच करेगा, यह जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए मैच करेगा। फिर कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर।
स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर की अगर बात कीजिएगा तो ये सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और लक्सीमीटर की बात कीजिएगा तो ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वो लाया जा सकता है पायरोमीटर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है लक्सीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। तो रडार का ये जो रडार होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और यह जो है वो रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रडार मेनली रूप से वस्तुओं का पता लगाने वाला एक प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति जो है वो ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी राशि जो है वो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। यह एक्चुअली रिक्टर पैमाना जो होता है वो एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से लेकर 9 तक बराबर बंटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम के को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो किससे किया जाता है? ये किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाने पर। आगे कह रहा है कि रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो ये भूकंपीय लहरों का आयाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थक्यूब की तीव्रता मापी जाती है। तो अर्थक्यूब की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाना में मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सेल्सियस ताप सुमेलित है, RH गुणक रक्त सुमेलित है, RH फैक्टर, किलोवाट आवर विद्युत सुमेलित है, रिक्टर पैमाना आर्द्रता सुमेलित नहीं है, क्योंकि रिक्टर पैमाना जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान नहीं होता केल्विन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ड्यूमर पैमाने का मान जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन केल्विन पैमाने का मात्रक मान जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप या मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। आगे कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ के साथ मैच करेगा, ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर के साथ मैच करेगा, विद्युत धारा जो है वो एमीटर के साथ मैच करेगा, और प्रतिरोध जो है वो ओम के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित है, इसको भी सुमेलित करना है। फेदोमीटर की अगर बात करते हैं तो वो जो है वो समुद्र की गहराई के साथ मैच करेगा। बैरोमीटर की बात कीजिएगा तो वायुमंडलीय दाब के साथ मैच करेगा। हाइग्रोमीटर की बात कीजिएगा तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ मैच करेगा, और अल्टीमीटर की बात कीजिएगा तो यह जो है वो ऊंचाई के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो यह जो है वो समुद्र की गहराई मापने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए। एनीमोमीटर जो है वो वायु वेग के साथ मैच करेगा, सिस्मोग्राफ भूकंप के साथ, बैरोग्राफ जो है वो वायुमंडलीय दाब के साथ मैच करेगा, और हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, या आपसे पूछ रहा है। मैनोमीटर दाब सुमेलित है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन यानी इंटरनल कंबसन इंजन सुमेलित है, कार्डियोग्राम हृदय गति सुमेलित है,
सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। वहीं अगर गायरोस्कोप की बात करते हैं तो गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। पायरोमीटर की बात कीजिएगा तो ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। और काइमोग्राफ की अगर बात कीजिएगा तो यह शरीर की क्रियाओं को ग्राफ के द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन और क्षैतिज तल यानी अजीमत में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन है, तो वो है थियोडोलाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थियोडोलाइट। देखिए, क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी मापने के लिए हम लोग थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। मतलब थियोडोलाइट आप लोग पढ़े भी होंगे कि थियोडोलाइट इज ए प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स बिटवीन डेजिग्नेटेड विजुअल पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। क्लियर है? चलिए, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।